दोस्तों वेलकम। तो आज मैं थोड़ा जो IELTS का जो टेस्ट होता है उसका फॉर्मेट, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेस्ट की तैयारी से पहले जो भी अभी इसकी तैयारी जिन्होंने स्टार्ट कर दी है उनको सबसे पहले इसको समझ लेना चाहिए। और अगर आपने एक बार इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं, आप किन क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम अगर दोगे तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आइए इसको समझते हैं। जो IELTS का जो टेस्ट है ये बेसिकली उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है। मतलब पहले समझते हैं कि किसको ये टेस्ट को किसको देना है। ये टेस्ट को दो लोग दे सकते हैं। एक तो वो जो कि बाहर, इंडिया से बाहर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि बैचलर्स या मास्टर्स या कॉलेज डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले रहे हैं बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो बाहर की कंट्री में इमिग्रेट करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टेस्ट एक रिक्वायरमेंट है। तो मैं डिफरेंसेस बताऊंगा कि मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि टेस्ट तो कॉमन है दोनों कैटेगरी के लिए। तो मेन डिफरेंस क्या है कि जो लोग IELTS के दो वर्जन्स हैं, एक तो एकेडमिक है और एक है जनरल ट्रेनिंग। तो जो स्टूडेंट हैं वो एकेडमिक, जो इसका एकेडमिक पार्ट है उसको बुक करते हैं बुकिंग के टाइम पे, और जो लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम बुक करते हैं। तो सबसे पहले IELTS को समझते हैं। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि मैंडेटरी है अगर आप बाहर स्टडी करने जा रहे हो या बाहर आप सेटल होने जा रहे हो। IELTS को दो इंटरनेशनल बॉडी कंडक्ट कराती हैं, एक तो है UK की ब्रिटिश काउंसिल और है एक IDP ऑस्ट्रेलिया। दोनों का पैटर्न एग्ज़ाम का बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों की ग्रेडिंग स्कोरिंग सब सेम है। तो आप या तो आप पे डिपेंड करता है कि अब क्वेश्चन आता है कि आपको ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू IELTS देना चाहिए या IDP के थ्रू IELTS आपको देना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपने ये चेक करा कि जिस मंथ में आपको एग्ज़ाम लेना है, अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन में अगर आपने ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू चेक करा सारी सीट भर ऑलरेडी फिलअप हो चुकी हैं, तो आप IDP के थ्रू टेस्ट बुक करने की सोच सकते हो, क्योंकि कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो इस सेंस में आप इन दोनों में चेक कर सकते हो कि किस में स्लॉट खाली है और आप उसके थ्रू टेस्ट बुक कर सकते हो। टेस्ट बुकिंग का भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि टेस्ट बुक कैसे करते हैं। तो इसमें कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दो बॉडी IELTS के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है इंडिया में, और उसके बाद अगर हम फर्दर डाउन द लाइन देखें तो इस टेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो एकेडमिक, जैसे मैंने डिस्कस करा कि जो लोग बाहर स्टडी करने जा रहे हैं उनको एकेडमिक मॉड्यूल देना पड़ता है, और जो लोग बाहर सेटल होने जा रहे हैं इमिग्रेशन के पर्पज़ से वो जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल में अपीयर होते हैं। ठीक है। अब IELTS के 4 सेक्शन होते हैं एग्ज़ाम में। पहला सेक्शन होता है रीडिंग राइटिंग, दूसरा सेक्शन है, थर्ड पार्ट है इसका स्पीकिंग, और फोर्थ पार्ट है लिसनिंग। ऐसे ही IELTS अगर हम जनरल ट्रेनिंग में देखेंगे 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक में डिफरेंस बेसिकली कहाँ पे आता है? इसमें आता है इसका जो रीडिंग और जो राइटिंग पार्ट है दोनों का डिफरेंट होता है। मतलब कि जो टॉपिक्स होते हैं रीडिंग एकेडमिक वाले में, जो टॉपिक जो पैसेजेस आएंगे दे आर मोर रिलेटेड लाइक एकेडमिक जर्नल रिसर्च टाइप, तो उनका जो पैसेज होगा उस टाइप का होगा। जो जनरल ट्रेनिंग में जो पैसेजेस आते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, जनरल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है, तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट ऐसा है कि अगर आप कि जिस दिन आपकी बुकिंग है आप उस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे सेंटर पे। ठीक है।
तो हो सकता है कि इसमें जो आपका सेंटर में एग्ज़ाम होता है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग तो सेम डे हो जाते हैं। सम केसेस में क्या होता है कि जो आपका स्पीकिंग मॉड्यूल का जो टेस्ट होता है वो नेक्स्ट डे या मे बी आफ्टर फ्यू डेज आपको वो लोग बता देते हैं। तो स्पीकिंग वाला जो आप मॉड्यूल होता है वो किसी डिफरेंट दिन भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट ये है कि जो रीडिंग है, रीडिंग सेक्शन है, उसका टोटल अलॉटेड टाइम है 1 आवर। विद इन 1 आवर आपको जो आपने आंसर टिक करे हैं उसको अपनी आंसर बुकलेट में ट्रांसफ़र भी करना है। मतलब कि 1 आवर आपको टोटल टाइम मिल रहा है। आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए बुकलेट में कोई डिफरेंट टाइम नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ पैसेज 3 होते हैं, 3 पैसेज। अब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं ये मल्टीपल जो MCQ बोलते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर टाइप, ट्रू एंड फॉल्स टाइप, इसमें मैचिंग इन्फॉर्मेशन टाइप होता है, यस एंड नो टाइप होता है। डिफरेंट टाइप्स के जो हैं इसमें जो आंसर के आपको वो मिलेंगे, क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट मिलेंगे, सॉरी। उसके बाद राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में भी आपको 1 आवर अलाउड होता है। राइटिंग में आपके 2 टास्क होते हैं, ठीक है, 2 टास्क होते हैं, टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2। तो टास्क नंबर 1 जो होता है उसके लिए आपको 20 मिनट आपको मतलब 20 मिनट आपको स्पेंड करना है, 20 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। और टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट रखने हैं। टास्क 1 की जो आपकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स आपको टोटल यूज़ करने हैं, ठीक है, और टास्क 2 में 250 वर्ड्स। तो 150 और 250 का इसका बेसिकली फंडा क्या है कि अगर आपने 150 से लेस यूज़ करे तो आपको आपके नंबर कटेंगे। तो मेक श्योर कि आप 150 प्लस यूज़ करें। मतलब आप 200 कर लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने 145 वर्ड्स यूज़ करे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ऐसी जो टास्क 2 है उसमें 250 से अगर एक वर्ड भी कम हुआ तो आपके नंबर कटेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो वर्ड्स हैं डिफरेंट टास्क में ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है वहाँ पे। जब आप अपना ऐसे लिखते हैं या आप टास्क 1 में कोई पाई चार्ट या ग्राफ को जब आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको वर्ड्स में वो करते हैं, समराइज़ करते हैं, जस्ट मेक श्योर कि यू आर एटलीस्ट फुलफिलिंग द वर्ड लिमिट, ओके। और जैसा कि मैंने बोला टास्क 1 में विजुअल इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करना पड़ता है, टास्क 2 इज़ मोर लाइक एन ऐसे। और उसके बाद हमारा लिसनिंग सेक्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी 40 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें जो टोटल अलॉटेड टाइम होता है आपको 40 मिनट्स होता है, 40 मिनट्स होता है। इसमें 30 मिनट है दैट इज़ फॉर द एक्चुअल टेस्ट, और 10 मिनट्स क्या होता है कि 10 मिनट्स में आपने जो आंसर टिक करे हैं अपनी क्वेश्चन पेपर में उसको आपको आंसर बुकलेट में ट्रांसफ़र करने का टाइम मिलेगा 10 मिनट। सो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का ये सेक्शन होता है लिसनिंग वाला। लिसनिंग में एक ट्रिकी पार्ट ये है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने एक बार मिस कर दिया, उसने अगर स्क्रिप्ट चल रही है, आपने हेडफोन लगा रखा है, स्क्रिप्ट चल रही है, अगर आपने एक बार सेंटेंस मिस कर दिया तो दोबारा नहीं बोलेगा। सो अगर यू विल मिस इट वन टाइम, इट्स गॉन। सो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पीकिंग जो टेस्ट है, जैसा कि मैंने डिस्कस करा कि स्पीकिंग या तो सेम डे होता है, रेयर केस में, मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्पीकिंग पार्ट होता है वो नेक्स्ट डे होता है या मे बी डे आफ्टर नेक्स्ट डे। तो इस स्पीकिंग में बेसिकली क्या होता है, टोटल टाइम देखें तो इसका 15 मिनट का स्पीकिंग मॉड्यूल होता है। इसमें 4 to 5 मिनट जनरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 3 to 4 मिनट आप किसी एक टॉपिक में बोलते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट के 5 मिनट हैं वो उसमें फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग जो भी आपने जिस टॉपिक पे भी आपने बोला है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मेट है आइल्स का। तो हाँ, आई होप कि आई डिडंट मिस एनीथिंग। या
दैट्स इट। तो मैक्सिमम बैंड इसका होता है 9। अगर आपको कॉलेज स्टडी के पर्पज़ से अप्लाई कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 बैंड स्कोर करना पड़ता है, बट द मोर बैंड यू स्कोर द बेटर इट इज़। It will improve your chances of getting into a good college. So try to score as much as you can, and best of luck.